अयोध्या केस में बड़ी आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी की मुश्किलें। सभी 12 आरोपियों पर चलेगा आपराधिक साजिश का केस। सीबीआई कोर्ट का फैसला कल स्पेशल सीबीआई कोर्ट में होगी पहली सुनवाई। एयर इंडिया में सुधार के लिए विनिवेश समेत सभी विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। नीति आयोग से भी सुधारों के लिए मिले हैं कई सुझाव। एयर इंडिया घोटाले की जांच में पूरा सहयोग करेगी सरकार। सीबीआई को सौंपेंगे मामले से जुड़े पूरे दस्तावेज। दी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जयंत सिन्हा। घोटाला यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। सेंसेक्स 50, निफ्टी 20 अंक चढ़े। फार्मा, बैंक, सीमेंट में सबसे ज्यादा खरीदारी। टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल में बिकवाली। केरल पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने किया ऐलान, समय से 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बारिश। जीएसटी के 1 जुलाई से लागू होने पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में ठनी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अमित मित्रा ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने पर उठाए सवाल। सुविधा प्रोवाइडर्स ने नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू नहीं की। चौथी तिमाही में एमएनएम और हिंडाल्को के नतीजे उम्मीद से बेहतर। एमएनएम का मुनाफा 34% बढ़ा। हिंडाल्को का मुनाफा 26% बढ़कर 503 करोड़ रुपए। आय में 27% की बढ़त। बैंक सुधारे अपनी सेवाएं, नहीं तो बैंक पोर्टेबिलिटी करेंगे लागू, बोले आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर एसएस मुंद्रा। एड्रेस प्रूफ के लिए सिर्फ 1 दस्तखत होगा काफी। बड़े एनपीए को लेकर मुंबई में हुई आरबीआई और बैंकों की बैठक। अटके प्रोजेक्ट्स की एनआईआई फंडिंग पर भी हुई चर्चा। जी बिजनेस से पहले ही थी दी खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली 12 जून को बैंकों के साथ करेंगे बैठक। 500 और 2000 रुपए के बाद अब आएगा 1 रुपए का भी नया नोट। नया नोट गुलाबी और हरे रंग का। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के होंगे हस्ताक्षर। पुराने नोट भी चलेंगे। खत्म होगा मोबाइल टैरिफ पर भेदभाव। टैरिफ को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया शुरू। मोबाइल बिल पर डिफरेंशियल प्राइसिंग होगी खत्म। 30 दिन में जारी होंगी नई गाइडलाइंस। जर्मनी और भारत के बीच हुए 8 समझौतों पर दस्तखत। पीएम मोदी ने जर्मनी को बताया भारत के विकास में अहम साथी। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया में जर्मनी की बताई अहम भूमिका। अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर आज रात स्पेन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 30 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली स्पेन यात्रा। सख्त बिक्री नियमों के खिलाफ देश भर के मेडिकल स्टोर आज रहे बंद। दवाओं की बिक्री पोर्टल पर डालने के नियम के खिलाफ दवा व्यापारी। सरकार ने दवा बिक्री के ऑनलाइन रिकॉर्ड को बनाया जरूरी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, कल जीएसटी को करेंगे विधानसभा में पास, लेकिन जीएसटी की सफलता पर संदेह जताया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र कल। हवाला फंडिंग को लेकर अलगाववादी नेताओं से पूछताछ में एनआईए को मिले कई अहम सबूत। जल्द दर्ज हो सकती है एफआईआर। सूत्रों के मुताबिक गिलानी से भी हो सकती है पूछताछ। मद्रास हाईकोर्ट ने पशुओं की खरीद फरोख्त पर सरकार की नोटिफिकेशन पर लगाई रोक। केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। कहा खाने को चुनना सबका व्यक्तिगत अधिकार। पशुओं की खरीद फरोख्त पर केंद्र के नोटिफिकेशन पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, केंद्र का मकसद सिर्फ गोहत्या रोकना। ममता बनर्जी बोली, हम तो नहीं मानेंगे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कन्नूर के गोवध पर की मांग। देश से माफी मांगे सोनिया और राहुल गांधी। और पंजाब के भविष्य पर चंडीगढ़ में महामंथन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर जताया भरोसा। राज्य में सामाजिक कामों के लिए देंगे 100 करोड़ रुपए। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। प्रायोजक बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए पतंजलि हर्बल बाथ सोप।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। जीएसटी लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में ठन गई है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि जीएसटी को लेकर तैयारी पूरी नहीं है और इसे 1 जुलाई से लागू करना संभव नहीं है। लेकिन अमित मित्रा की बातों को खारिज करते हुए वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अधिया ने कहा कि जीएसटी को लागू करने में देरी होने की कोई संभावना नहीं है और इसे हर हाल में 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। अमित मित्रा ने कहा है कि जब तक जीएसटी से जुड़े मुद्दों को सुलझा नहीं लिया जाता, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल पास नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर लड़ाई जारी है और उनके 3 जून की जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने की संभावना काफी कम है। Parliament may, by law, on the recommendation of Goods and Services Council, provide for compensation of states. स्टेट्स का रेवेन्यू अगर कम हो जाएगा तो केंद्र सरकार नुकसान की भरपाई कर सकती है, लेकिन होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार ही नुकसान की भरपाई करेगी। Arising on account of implementation of Goods and Services Tax up to 5 years. साथ ही केंद्र सरकार 5 साल तक होने वाले रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई करेगी, लेकिन होना ये चाहिए कि चलिए मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से इस पूरी खबर पर बातचीत करते हैं। आलोक, दोनों पक्षों के बीच में विवाद से क्या लगता है, राज्य में जीएसटी लागू होने पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से ही लागू होगी और इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। और साथ ही साथ सरकार ने इसके कई सारे फायदे गिनाए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि जितने भी ये जीएसटी जब लागू होगा तो ये जॉब्स को क्रिएट करने में काफ़ी मददगार होगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। और ये बात हसमुख अधिया जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कर्नाटक में एक जो टाउन हॉल प्रोग्राम्स जो लगातार चल रहा है पूरे देश भर में जीएसटी अवेयरनेस को लेकर, उसमें कही। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि जो प्रिपेयर्डनेस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो अमित मित्रा जो पहले के जो इम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं उनके बयान से उठ रहा है। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि पश्चिम बंगाल में जीएसटी बिल विधानसभा में पास नहीं किया जाएगा, अभी उस पर डिबेट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो पश्चिम बंगाल में अभी जीएसटी जो एसजीएसटी बिल है वो पास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जीएसटी क्या 1 जुलाई से लागू हो पाएगा? देखिए, जो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसमें ये साफ कर दिया है कि स्टेट्स जो है सितंबर के बाद से कोई भी टैक्स वसूल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये मैंडेटरी हो जाएगा कि सितंबर तक ये बिल, ये जो कानून है जीएसटी, वो देश भर में लागू हो ही। अगर इसके बाद भी कोई राज्य नहीं पास करता अपने यहाँ तो उसको अपना रेवेन्यू से हाथ धोना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आलोक। वैसे हम आपको बताएं कि अमित मित्रा सिर्फ पश्चिम बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि जीएसटी कमेटी के चेयरमैन भी है। अब इसको लेकर अब संशय है। आगे इस पूरी खबर पर अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सरकार एयर इंडिया को सुधारने और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें एयर इंडिया का विनिवेश भी शामिल है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि सभी का मानना है कि एयर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। इसके लिए सरकार सभी विकल्प देखने के लिए तैयार है। एयर इंडिया को सुधारने के लिए नीति आयोग से भी सुझाव मिले हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक बयान के बाद एयर इंडिया को बेचे जाने की अटकलें लगाई जा रही है। जेटली ने कहा कि सरकार एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेच सकती है। साथ ही अरुण जेटली ने कहा कि सरकार एयर इंडिया से बाहर निकलने की योजना बना रही है। आपको बताएं, एयर इंडिया पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि एयर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बहुत इस बारे में बात हो रही है कि उसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार शायद आगे कदम बढ़ाए। क्या जवाब आपकी तरफ से कि एविएशन मंत्रालय का क्या कहना है? हम लोग ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया को और दुरुस्त बनाने के लिए, एयर इंडिया को और कम्पिटिटिव बनाने के लिए जो भी हमें विकल्प करने हो वो हम करने को तैयार हैं। उन सब का अध्ययन हो रहा है और देखिए आगे आगे क्या होता है। जी बिजनेस के साथ आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी, इंटरव्यू दिया था अभी हाल ही में, उसमें आपने स्पष्ट कहा था कि इस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट की कोई योजना नहीं है, लेकिन उसके टर्न अराउंड के लिए ज़रूर कई कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब खुद जब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का बोझ है और मात्र 14% मार्केट शेयर है, तो हम इस बोझ को क्यों आगे लेकर जाएं?
क्या कहेंगे? नहीं, सरकार से चाहे मैं हूं या माननीय मंत्री जी हैं, हम लोगों ने हरदम यही कहा है कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया के कम्पिटिटिवनेस के लिए जो भी कुछ करना हो उसको करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे आज भी हम लोगों ने कहा कि जो भी विकल्प को हम लोगों को देखना हो वो हम देखने को तैयार हैं। और इसलिए आज के समय नीति आयोग से भी हम लोगों को कई सुझाव मिले, इन सब का हम अध्ययन करें। आप जो ओनरशिप की बात जो करते रहते हैं वो भी एक फैक्टर है, पर इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं। फैक्टर ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से और दुरुस्त हो, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, आपका जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट है उसे हम कैसे दुरुस्त करें। आपको बताया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर को लेकर भी और कुछ और मुद्दों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि यूपीए 2 के कार्यकाल में ये एक बहुत बड़ा शायद स्कैम सामने आ सकता है। लेकिन इस पर और बारीकियां जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र भार्गव जी, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया, जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एयर इंडिया के जो मुनाफे वाले रूट्स दूसरी एयरलाइंस को दिए गए, ऐसा कहा जा रहा है एफआईआर में, क्या आपके हिसाब से वो नुकसान पहुंचाने के लिए थे या फिर ये सरकार की मार्केट को खोलने की नीति के तहत किया गया था? देखिए, शिकागो कन्वेंशन के अंतर्गत कोई भी दो देशों के बीच में बायलेटरल राइट्स होते हैं। जैसे कि शब्द बायलेटरल का मतलब होता है कि हम आपके यहाँ आएंगे और आप हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन 2004 से 2010 के बीच बहुत ज़्यादा बायलेटरल राइट्स दिए गए। एक तरफ तो एयर इंडिया को 68 हवाई जहाज खरीदवाए जा रहे थे, दूसरी तरफ राइट्स दिए जा रहे थे। तो एयर इंडिया अगर हवाई जहाज का इस्तेमाल करता तो किन रूट पे करता? तो ये जो बायलेटरल्स रेकलेसली दिए गए दूसरी एयरलाइन को, खासकर गल्फ कैरियर्स को, ये देश के हित में भी नहीं था और एयर इंडिया के हित में भी नहीं था। जी, 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है एयर इंडिया पर अभी। तो जितेंद्र जी, आपके हिसाब से एयर इंडिया को कैसे मुनाफे में लाया जा सकता है? इमीडिएट स्टेप क्या लेना होगा? देखिए, एक बोलते हैं सर्जिकल ऑपरेशन। अगर आपको एयर इंडिया को मुनाफे में करना है तो इसमें बहुत भारी बदल करना पड़ेगा। मैंने अपनी पुस्तक द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया में सारे स्टेप्स को एक एक करके बताया है। एयर इंडिया का बोर्ड प्रोफेशनल होना चाहिए। एयर इंडिया का चेयरमैन एक लीडर होना चाहिए, ना कि आईएएस इंडियन रेलवे सर्विस से होना चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। यूनियंस को कंट्रोल करने के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वेज कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो किया जाए। लेकिन जब तक सरकारी नियंत्रण रहेगा तो ना तो हम एसेट्स के लिए प्रोडक्टिव होंगे, ना हम डिसीजन मेकिंग में फास्ट होंगे, ना हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि ये एयरलाइन सरकारी एयरलाइन है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अगर हमको एयरलाइन को प्रॉफिटेबल समझना है तो स्वाभाविक है कि एयर इंडिया को एक कॉमर्शियल तरीके से चलाना चाहिए, ना कि सरकारी कंपनी। क्योंकि हम इस बात से कोई नजरअंदाज नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि जब एयर इंडिया के ग्लोरियस डेज थे, जेआरडी टाटा के नेतृत्व में थी, उस समय भी एयर इंडिया सरकार जी बिल्कुल सर, आप इनफैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिना रहे हैं। लेकिन आपसे बात करें उससे पहले थोड़ा सीबीआई की जो जांच है इस पूरे मामले में, जो कि 111 एयरक्राफ्ट खरीद मामले में केस रजिस्टर किया गया है, उस पर जयंत सिन्हा ने क्या कहा है कि पूरे मामले में जांच एजेंसियों का सहयोग वो डेफिनेटली करेंगे। हालांकि मामला यूपीए 2 के समय का है, लेकिन अभी सरकार का दायित्व बनता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जांच एजेंसी का सहयोग करे। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग पूरा सहयोग देंगे। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं वो अपने आप वो उसका नतीजा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। जितेंद्र भार्गव जी, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया, हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र जी, एयर इंडिया में हवाई जहाजों की खरीद पर अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है मर्जर को लेकर। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि सच्चाई बाहर आएगी? देखिए, एयर इंडिया एम्प्लॉयज का ये मानना था कि जब 68 हवाई जहाज खरीदे गए 2005 में, कि ना तो एयर इंडिया के पास में पैसा था, रिजर्व्स थे, ना क्षमता थी सारे हवाई जहाज को यूज करने की, तो ये एक गलत डिसीजन है।
उसके बाद जैसे हमने देखा कि इसका जो इंटरेस्ट बर्डन था वो इतना ज़्यादा हो गया कि एयर इंडिया की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। लोगों ने चाहा कि इसकी इंक्वायरी हो, क्यों ऑर्डर किया गया, क्या कारण दिए गए थे कि इसको ऑर्डर करने को, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सीबीआई ने फाइनली इंक्वायरी रजिस्टर की है और ये ऐसा लगता है कि अब शायद देश को कारण पता लग जाएंगे कि क्यों हवाई जहाज ऑर्डर किए थे, इसके पीछे कौन कौन लोग थे। जितेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए ये भी बताएं कि पूर्व एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर साथ ही 111 विमानों की खरीदारी जो हुई है वो दरअसल सरकार का सामूहिक फैसला था। प्रफुल्ल पटेल का ये बयान इस मामले में सीबीआई की ओर से शुरू की गई जांच के बाद आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने ऐसी ही जांच 2013 में भी की थी जब यूपीए की सरकार थी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि विमानों की खरीद को मंजूरी पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली ईजीओएम ने दी थी, जबकि जो मर्जर हुआ है उसकी मंजूरी प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली ईजीओएम ने दी थी और दोनों फैसलों पर कैबिनेट ने ही मुहर लगाई थी। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ लौटते हैं। देखते रहिए न्यूज़ टुनाइट।